आज के इस लीगल वीडियो में हम सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 के अंतर्गत आने वाले प्राग न्याय या पूर्व न्याय, जिसे रेस जुडिकेटा भी कहा जाता है, की परिभाषा एवं इसके आवश्यक तत्वों का अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है कि प्राग न्याय या पूर्व न्याय को परिभाषित कीजिए तथा उसके आवश्यक तत्वों को बताइए। तो चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 प्राग न्याय के सिद्धांत को वैज्ञानिक मान्यता प्रदान करती है। प्राग न्याय का अर्थ होता है जब एक वाद पर पहले से ही निर्णय, अर्थात जब कोई सक्षम न्यायालय किसी विवाद विषय को गुण और दोष पर सुनकर अंतिम रूप से निस्तारण कर देता है, तो उसी वाद या विवाद विषय को उन्हीं पक्षकारों के बीच पुनः न्याय निर्णय नहीं किया जाना चाहिए। धारा 11 का विश्लेषण करने पर प्राग न्याय के नियम के निम्नलिखित आवश्यक तत्व प्राप्त होते हैं। नंबर 1, पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती दो वाद होने चाहिए। नंबर 2, जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद पर निर्णय दिया है उसमें पश्चातवर्ती वाद पर ही निर्णय देने की क्षमता होनी चाहिए। नंबर 3, विवाद विषय दोनों विवादों में प्रत्यक्ष एवं सारतः दोनों ही वादों में समान होना चाहिए। नंबर 4, पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद विषय को सुनकर अंतिम रूप से पूर्ववर्ती वाद में विनिश्चित किया जा चुका हो। नंबर 5, दोनों ही वाद समान पक्षकारों या उनके हित प्रतिनिधियों के बीच हों। नंबर 6, दोनों ही वादों में पक्षकारों का उसी स्वत्व ओनरशिप के अधीन मुकदमेबाजी आवश्यक है। इसका पहला पॉइंट है दो वादों का होना। चलिए इसे देख लेते हैं। प्राग न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए दो वादों का होना आवश्यक है। नंबर 1, पूर्ववर्ती वाद एवं नंबर 2, पश्चातवर्ती वाद। धारा 11 के प्रथम स्पष्टीकरण के अनुसार पूर्ववर्ती वाद से तात्पर्य ऐसे वाद से है जो समय की दृष्टि से पहले निर्णित किया गया हो, भले ही वह बाद में संस्थित किया गया हो। अगला पॉइंट है नंबर 2, सक्षम न्यायालय। प्राग न्याय को लागू होने के लिए दूसरी आवश्यकता यह है कि जिस न्यायालय ने पूर्ववर्ती वाद का विनिश्चय किया है वह पश्चातवर्ती वाद का भी विचारण करने की क्षमता रखता हो। धारा 11 के स्पष्टीकरण 2 के अनुसार किसी न्यायालय की सक्षमता उसी न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील के अधिकार संबंधी उपबंधों से अप्रभावित रहते हुए निर्धारित की जाएगी। संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा धारा 11 में स्पष्टीकरण 8 जोड़ा गया है। इस स्पष्टीकरण के अनुसार किसी सीमित क्षेत्राधिकार रखने वाले न्यायालय द्वारा किसी विवाद को सुनकर किया गया अंतिम विनिश्चय पश्चातवर्ती किसी वाद में नहीं उठाया जाएगा, भले ही विनिश्चय करने वाला न्यायालय पश्चातवर्ती वाद का विचारण करने हेतु सक्षम न हो। नंबर 3 पर है प्रत्यक्षतः एवं सारतः विवाद। प्राग न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि पश्चातवर्ती एवं पूर्ववर्ती दोनों वादों में विवाद विषय प्रत्यक्ष एवं सारतः वही होना चाहिए, चाहे वह वास्तविक रूप में हो या आणविक रूप में हो। धारा 11 के स्पष्टीकरण 3 के अनुसार कोई विषय प्रत्यक्ष एवं सारतः विवाद तब कहा जाता है जब वह पार्थिक अनुतोष या दावाकृत अनुतोष से सीधा जुड़ा हो तथा जिसके बारे में एक पक्षकार द्वारा किए गए अभिकथन को दूसरे पक्षकार द्वारा प्रत्यक्ष एवं विवक्षित रूप से स्वीकार या इनकार किया गया हो। इसका उदाहरण देख लेते हैं। ए बी के विरुद्ध बकाया भाटक अर्थात किराए के लिए वाद संस्थित करता है। प्रतिवादी बी का बचाव है कि कोई किराया बाकी नहीं है। यहाँ किराए के बारे में दावा एक ऐसा विषय है जिसके संबंध में अनुतोष की मांग की गई है, अतः यह विषय प्रत्यक्ष एवं सारतः विवाद है। नंबर 4 पर सुना गया हो तथा अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया हो। प्राग न्याय को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती वाद सुनकर अंतिम रूप से विनिश्चित किया गया हो। पूर्ववर्ती वादों का गुण दोष के आधार पर निस्तारण आवश्यक है, अतः जहाँ कोई वाद आवश्यक पक्षकार के असंयोजन तथा कुसंयोजन के कारण निरस्त कर दिया जाता है, वहाँ यह नहीं कहा जा सकता कि वह वाद पश्चातवर्ती वाद को बाधित करेगा। इस प्रकार पक्षकारों की अनुपस्थिति के कारण
वाद का निरस्त किया जाना प्राग न्याय की भांति प्रयोज्य नहीं होगा। धारा 11 के स्पष्टीकरण 5 के अनुसार जहां किसी वाद में अनुतोष की मांग की गई हो किंतु पारित आज्ञप्ति में वह अनुतोष स्पष्टतः प्रदत्त अर्थात प्रदान न किया गया हो, वहां यह समझा जाएगा कि न्यायालय ने वह अनुतोष देने से इनकार कर दिया है तथा वह प्राग न्याय की भांति प्रयोज्य होगा। नंबर 5 पर है समान पक्षकार अथवा उनके प्रतिनिधि। प्राग न्याय के सिद्धांत को लागू होने के लिए यह आवश्यक है कि पूर्ववर्ती वाद जिन पक्षकारों के मध्य प्रतिपादित हो उन्हीं पक्षकारों के हित प्रतिनिधियों के बीच ही पश्चातवर्ती वाद प्रस्तुत किया गया हो। पक्षकारों से तात्पर्य है वादी अथवा प्रतिवादी वह व्यक्ति पक्षकार हैं जिसका नाम वाद के अभिलेख पर वाद के विनिश्चय के समय अंकित है। पक्षकार अथवा उनके अधीन दावा करने वाले व्यक्ति पदावली में निम्नलिखित वर्गों के व्यक्ति शामिल हैं। ए पे है ऐसे व्यक्ति जो पूर्ववर्ती वाद में पक्षकार रहा हो या रहे हों। बी पॉइंट है ऐसे व्यक्ति जो पूर्ववर्ती वाद में प्रतिनिधित्व कर चुके हों। सी पॉइंट है ऐसे व्यक्ति जो पूर्ववर्ती वाद में प्रातिनिधिक संबंधों से जुड़े हों। यह कहा गया है स्पष्टीकरण 6 में। धारा 11 के स्पष्टीकरण 6 का विधिक प्रभाव यह होगा कि जहां पीड़ित व्यक्ति की ओर से प्रातिनिधिक वाद संस्थित किया गया हो तथा गुण दोष के आधार पर अंतिम रूप से विनिश्चित कर दिया गया हो, वहां पारित विनिश्चय सभी क्षुब्ध पक्षकारों पर आबदकारी होगा तथा क्षुब्ध व्यक्तियों में से कोई निजी हैसियत से उसी पीड़ा के निदान हेतु पश्चातवर्ती वाद संस्थित नहीं कर सकेगा। अगला है समान हक, जो 6 नंबर पर है। समान हक से तात्पर्य है समान क्षमता। धारा 11 को लागू होने के लिए यह दर्शाना आवश्यक होगा कि पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती दोनों ही वादों में पक्षकार एक ही क्षमता के अधीन लड़ रहे हों। एक ही व्यक्ति भिन्न भिन्न क्षमताओं में वाद लड़ सकता है। विधि की दृष्टि में भिन्न भिन्न क्षमताओं में वही व्यक्ति भिन्न समझा जाएगा। जो उदाहरण से देख लेते हैं। ए एक वाद बी जो कि अपरिचित है के विरुद्ध मठ की संपत्ति के कब्जे प्रत्युद्धरण यानी काउंटर अटैक के लिए संस्थित करता है, इस आधार पर कि वह मृत महंत का वारिस है, और वाद खारिज कर दिया जाता है क्योंकि वह अपने वारिस के हक को साबित करने में असफल रहता है। ए उसी संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए बी के विरुद्ध मठ के मैनेजर की हैसियत से दूसरा वाद ले आता है। दूसरे वाद का विचारण किया जा सकता है क्योंकि ए की हैसियत दोनों वादों में भिन्न भिन्न है। साथियों, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।